चैप्टर 1 उठा लो। उसे एक अनजान जगह जंगल में काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो चीख इतनी भयानक थी कि जंगली जानवर भी एक पल के लिए डर गए थे। उस चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में है। वो चीख जंगल के बीचों बीच बने एक बंगले से आ रही थी। उस बंगले के चारों तरफ ब्लैक कपड़े पहने वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उस बंगले के हॉल में बीचों बीच एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने एक और आदमी बैठा हुआ था। तभी उस बंधे हुए आदमी ने सामने बैठे आदमी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो सामने बैठे हुए आदमी ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें, तुम्हारे कर्मों की सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकता। तुमने गलती नहीं गुनाह किया है। अथर्व राजवंश को धोखा देने का गुनाह है और उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अथर्व राजवंश कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा देने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी कुर्सी पर बंधे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सामने बैठे वाले इंसान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अगली बार गलती करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचाओगे तो गलती कैसे करोगे। उस शख्स की बात सुनकर कुर्सी पर बने आदमी की हालत खराब हो जाती है। तभी उस आदमी ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और कहा, इसे ले जाओ और ले जाकर जंगल में फेंक दो ताकि मरते वक्त ये किसी का तो भला करता जाए। उसके ऐसा बोलने पर बॉडीगार्ड उस बंधे हुए आदमी को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं और वो आदमी खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा था लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। तभी एक शख्स ने उस लड़के के पास आकर कहा, अथर्व हमें यहाँ से चलना चाहिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। उस शख्स की बात सुनकर अथर्व तुरंत वहां से खड़े होकर बाहर चला जाता है। अथर्व जाकर सीधा अपनी कार में बैठ जाता है और साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी। फिर उनकी कार वहां से शहर की तरफ दौड़ने लगती है। कुछ ही देर में अथर्व की गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। अथर्व अपनी गाड़ी से बाहर आया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर और भी लोग मौजूद थे। इस वक्त अथर्व के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अथर्व सबको इग्नोर करते हुए जाकर वहीं एक साइड खड़ा हो गया। तभी एक लगभग 68 साल के बुजुर्ग अथर्व के सामने आकर खड़े हुए और उसे देखकर बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे गुस्से की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी रेहजाज से दुश्मनी मोल लेने की। हम सालों पहले की उस दुश्मनी को भुला चुके थे लेकिन तुमने उसे एक बार फिर से हवा दे दी। अपने दादाजी की बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कोई हवा नहीं दी है। वो लोग अभी तक उस दुश्मनी को नहीं भूले और ना ही मैं भूला हूं और अब ये दुश्मनी और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। उन लोगों ने अयान को टारगेट करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। अथर्व की बात सुनकर अथर्व के दादाजी अनिरुद्ध बोले, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अथर्व, अपने बदले के चक्कर में कुछ गलत मत कर देना जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहे। इससे पहले अथर्व कुछ बोलता ओट का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर राजवंश फैमिली को देखकर बोले, देखिए अब वो खतरे से बाहर है लेकिन अभी उन्हें कुछ दिनों तक यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उनके सिर पर चोट आई थी तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर तो कोई असर नहीं हुआ। तभी अथर्व डॉक्टर को देखकर बोला, मुझे मेरे भाई से मिलना है। तो डॉक्टर मना करते हुए बोले, देखिए अभी उन्हें होश नहीं आया है तो आप उनसे नहीं मिल सकते, जब उन्हें होश आ जाए तब आप उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी और आपकी औकात भी नहीं है मुझे परमिशन देने की। इतना बोलकर अथर्व बिना किसी की कोई बात सुने सीधा अंदर चला गया। अथर्व अंदर आया तो देखा एक लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 साल होगी बेड पर लेटा हुआ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी बॉडी पर और भी चोटों के निशान थे। अथर्व अयान को देखकर बोला, तुम्हारी जिसने भी ये हालत की है उसे अब मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। उस लड़की की वजह से ये सब हुआ है, अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। इतना बोलकर अथर्व गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध जी ने अथर्व को रोकने की कोशिश की लेकिन वो बिना किसी की बात सुने वहां से बाहर निकल गया। अथर्व का चेहरा इस वक्त गुस्से में कांप रहा था। अथर्व अपनी गाड़ी में बैठा और अपने विला डार्क हिल के लिए निकल गया। अथर्व इस वक्त हाल में सोफे पर बैठा हुआ था। उसी वक्त एक 25 से 26 साल का लड़का आकर उसके सामने खड़ा हुआ और अपना सर झुकाते हुए बोला, हमने पता कर लिया है, वो लोग कल सिद्धिविनायक जा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली जा रही है। उस लड़के की बात सुनकर अथर्व बिना कोसी भाव के बोला, तो उठा लो उस लड़की को और अगर कोई बीच में आए तो उसे उसकी औकात दिखा देना। अथर्व की बात सुनकर वो लड़का अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा। इतना बोलकर वो लड़का वहां से बाहर निकल गया। वहीं अथर्व अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए खुद से बोला, मेरे भाई को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। CH2 दुआ की किडनैपिंग। अगली सुबह सिद्धिविनायक मंदिर। ब्लैक कलर के कपड़े पहने वेल ट्रेन बॉडीगार्ड्स ने वहां के कुछ एरिया को कवर कर रखा था और उन बॉडीगार्ड के बीच कुछ लोग थे। शायद वो बॉडीगार्ड उन लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। इस वक्त वहां काफी ज्यादा भीड़ थी। उन्हीं लोगों में एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था और उसे पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, वो उन लोगों से दूर हो गई
पता नहीं कैसे, लेकिन वो भीड़ में जा मिली और उसने अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। अब उसके फेस पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में नमी बनने लगी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, एक बॉडीगार्ड था। उसने भी बाकी बॉडीगार्ड की तरह कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर उस लड़की ने एक गहरी सांस ली। वो बॉडीगार्ड उस लड़की को वहां से लेकर बाहर की तरफ चला गया और उसे गाड़ी में बिठाया और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। जब उस लड़की ने ये देखा कि उनकी गाड़ी किसी दूसरे रास्ते से होकर कहीं और जा रही है, उनके घर नहीं जा रही, तो वो लड़की सामने बैठे गार्ड को देखकर बोली, भैया आप कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है। उस लड़की की बात का उस गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये देखकर वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई और वो सामने बैठे गार्ड को देखकर रोते हुए बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है, प्लीज घर चलिए। वो लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर वो गार्ड इरिटेट हो गया और उसने एक तरफ गाड़ी रोकी और बैक सीट का दरवाजा खोला। एकदम गाड़ी रुकने की वजह से वो लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। जब वो गार्ड उसकी साइड का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसकी घबराहट और भी ज्यादा तेज हो गई। उस गार्ड ने उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाया तो वो अगले ही पल बेहोश होकर वहीं सीट पर गिर गई। लड़की के बेहोश होने के बाद वो गार्ड जाकर अपनी सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर एक 65 साल की औरत गार्ड को देखकर चिल्लाए जा रही थी। वो औरत गार्ड को देखकर बोली, कहाँ है हमारी पोती, तुम्हें हम यहाँ इसलिए लेकर आए थे कि तुम बस इधर उधर अपना ध्यान भटका सको। हमने कहा था कि दुआ पर नजर रखना, लेकिन तुम लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, अगर उसे कुछ हुआ तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तभी उसे औरत के पास एक 22 साल की लड़की आकर बोली, दादी आप फिक्र मत कीजिए, दुआ को कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगी और जल्द ही मिल जाएगी आपको, तो उसका नेचर पता ही है, अगर कोई बच्चा या बूढ़ा उसको दिखता है तो उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है, तो यहीं कहीं किसी की हेल्प कर रही होगी, आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं, आप इतना टेंशन लोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप एक जगह बैठ गई। गार्ड दुआ को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन दुआ उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 घंटे बाद एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो लड़की अभी बेहोशी की हालत में थी। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहले उसकी नज़रें सामने सीलिंग पर गई। उसके सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। पहले तो वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस समय कहाँ है। जैसे उसे समझ आया कि एक आदमी उसे अपने साथ लेकर आया था, तो वो झट से अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा, तो इस समय वो अनजान जगह पर थी, ये उसका घर नहीं था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई। वो अपनी जगह से उठे और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा शायद बाहर से लॉक था। उसने डोर नॉक करना शुरू कर दिया और चिल्लाना भी, लेकिन बाहर से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और वो उस रूम के कोने में जाकर बैठ गई। उस रूम में अंधेरा था, बस हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उस रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने सामने की तरफ देखा तो एक परछाई वहां खड़ी हुई थी। उस शख्स का चेहरा उस लड़की को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़के अपनी जगह से उठी और भागते हुए उस रूम से बाहर निकल गई। उस शख्स ने उस लड़की को पकड़ नहीं था। वो लड़की भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई और दरवाज़ा देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी डोर नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसे विला में कोई इंसान नजर आ रहा था। वो विला ब्लैक कलर की थीम पर था, जो हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था, और वहाँ ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, जो उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। वो लड़की रोते हुए दरवाज़ा खोज रही थी, लेकिन उसे दरवाज़ा कहीं नहीं मिला। तभी उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। किसी के प्रेजेंस अपने पीछे महसूस करके उस लड़की की सांस हलक में अटक गई और उसने पीछे पलट कर देखा तो एक 25 से 26 साल का लड़का बिल्कुल उसके नज़दीक खड़ा हुआ था। उस लड़के का चेहरा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी ब्राउन आइज हल्की हल्की नजर आ रही थी और उसका ऑरा काफ़ी खतरनाक लग रहा था। वो शख्स उस लड़की के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। CH3 मैं तुम्हें ट्राई करूंगा। वो शख्स बिल्कुल उस लड़की के ऊपर झुका हुआ था और शख्स को देखते हुए उस लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी वो लड़की है अपनी कांपती हुई आवाज़ में उससे बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उस लड़की की वो डरी हुई सहमी हुई आवाज़ सुनकर वो शख्स अपनी कड़क आवाज़ में बोला, तो लिटिल गर्ल को यहाँ से जाना है। उस शख्स की आवाज़ सुनकर वो लड़की अंदर तक सिहर गई। उस शख्स की आवाज़ इतनी भारी थी कि उस लड़की को अपने शरीर में एक कंपन सी महसूस हुई। तभी वो खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मेरे घर वाले भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़। तभी वो शख्स उस लड़की के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, लेकिन अफसोस लिटिल गर्ल, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।
तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने दो। आई डोंट केयर, अब तुम मेरे इसी डार्क हेल में रहोगी। शख्स ने काफ़ी मजबूती से उस लड़की का जबड़ा पकड़ा हुआ था, जिस वजह से उस लड़की को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी उस शख्स ने एक झटके में उस लड़की का जबड़ा छोड़ा और उससे दूर हो गया और अपने हाथ फैलाते हुए बोला, वेलकम टू द डार्क हेल। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। और हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए ही हेल नहीं है, बल्कि सच में ही हेल है। यहाँ रहकर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इसे हेल क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ रहकर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। मैं तुम्हारी लाइफ को हर तरह से बर्बाद कर दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के साथ गेम खेलकर उन्हें फंसाने का, तो अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। अब बारी मेरी है। अब जाकर उस लड़की को उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अथर्व था। वहीं जो लड़की अथर्व के सामने खड़ी हुई थी, वो और कोई नहीं, दुआ थी। दुआ डरते हुए अथर्व को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अथर्व कौन है और उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, और उसने ऐसी क्या गलती कर दी, किसके साथ गेम खेल लिया जिसकी सजा उसे मिल रही है। तभी दुआ हिम्मत करके अथर्व से बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दुआ की बात सुनकर अथर्व गुस्से में दुआ के पास आया और एक बार फिर से उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। मैं तुम्हें और तुम्हारे इरादों को अच्छे से जानता हूँ। तुमने मेरे भाई के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। तभी अथर्व एक डेविल स्माइल के साथ बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें कपल कपल खेलने का, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कपल होते क्या हैं, उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। यहाँ रहकर तुम्हारे साथ हर वो चीज़ होगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। तुम्हें हद से ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है, तो तुम चैन से कैसे रह सकती हो। तुम्हारा चैन तो मैं छीन लूंगा। तुम्हारी रातों की नींद हराम करूंगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किससे पंगा लेने की कोशिश की है। अथर्व की बात सुनकर दुआ एक बार फिर से बोली, देखिए मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। दुआ को इस तरह रोते हुए देखकर अब अथर्व को इरिटेशन हो रही थी। अथर्व दुआ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए बोला, ये अपना ड्रामा बंद करो, क्योंकि मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम मुझे रो रो कर इसी तरह इरिटेट करती रही तो तुम्हें और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं फ्रस्ट्रेट हुआ तो सारी फ्रस्ट्रेशन अभी ही तुम्हारे ऊपर उतरेगी। इसलिए अपने ये आंसू पहुँचाओ। अथर्व ने काफ़ी मजबूती से दुआ का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे दुआ को दर्द हो रहा था और वो अथर्व के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेचारी नाजुक सी दुआ अथर्व के सामने कुछ नहीं थी। अथर्व दुआ को लेकर रूम में आया और उसे बेड पर फेंक दिया। अथर्व के इस तरह बेड पर फेंकने पर दुआ डरते हुए अथर्व को देख रही थी। तभी अथर्व ने दुआ के पास आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसका सिर ऊपर करते हुए बोला, अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपने भाई के पास आकर तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारे साथ कपल कपल खेलूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कों को यूज़ करने का, उन्हें ट्राई करने का, तो अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें ट्राई करूंगा और तुम्हारी चीखें इस रूम में गूंजेंगी। तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ जो किया उसका बदला अब मैं लूंगा। ये बोलकर अथर्व ने दुआ के बालों को एक झटके में छोड़ा तो दुआ सीधा बेड पर जाकर गिरी। उसका सिर बेड के किनारे जा लगा, जिससे उसकी चीख निकल गई। दुआ के सिर में हल्की सी चोट आ गई और उसके सिर से हल्का सा खून बहने लगा। अथर्व को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दुआ को उसी तरह छोड़कर रूम से बाहर निकल गया और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अथर्व हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा उसकी पूरी फैमिली पहले से ही वहां मौजूद थी। अथर्व सबको इग्नोर करते हुए अयान के वार्ड में गया तो देखा अनिरुद्ध जी वहीं अयान के पास बैठे हुए थे। अब अयान को होश आ चुका था। तभी अयान की नज़र डोर पर गई जहां अथर्व खड़ा हुआ था। अथर्व को देखकर अयान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो मुस्कराते हुए बोला, भाई। अयान की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने पलटकर देखा तो अथर्व वहीं डोर पर खड़ा हुआ था। चफ और वाइल्ड किस। अथर्व को देखकर अनिरुद्ध जी अपनी जगह से उठे और बाहर चले गए। वहीं अथर्व जाकर अयान की बगल में बैठ गया। अयान अथर्व को देखकर बोला, ये तो गलत बात है ना भाई। मुझे लगा था कि जब मैं होश में आऊँगा तब आप मेरे सामने होंगे, लेकिन आप अब आ रहे हो। आप अब तक थे कहाँ? अयान की बात सुनकर अथर्व उसकी तरफ देखकर बोला, किसी को उसके गुनाहों की सजा दे रहा था। तभी अयान अथर्व के हाथ को पकड़कर बोला, भाई आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे हमारी फैमिली को और प्रॉब्लम हो। मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा सफ़र करें। अयान की बात सुनकर अथर्व वहाँ से खड़े होकर अयान के बालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें इस सब चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस आराम करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर अथर्व वहाँ से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। तभी
अयान अथर्व को देखकर पीछे से बोल, भाई कहीं आप इस सब के लिए किसी को जिम्मेदार तो नहीं मान रहे? अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप किसी को जिम्मेदार मत मानिए। मेरी इस हालात का जिम्मेदार मैं खुद हूं और कोई नहीं। तभी अथर्व अयान की तरफ बिना देखे बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम फिलहाल आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओ तो राजवंश पैलेस चले जाना। इतना बोलकर अथर्व सीधा उस रूम से बाहर निकल गया। बाहर अनिरुद्ध जी और बाकी फैमिली मेंबर खड़े थे। तभी अनिरुद्ध जी अथर्व के सामने आकर बोले, अथर्व हम चाहते कि आप हमारे साथ राजवंश पैलेस चले, आप हमारे साथ ही रहे। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर अथर्व बिना किसी भाव के बोला, सॉरी लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। इतना बोलकर अथर्व सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपनी कार में बैठकर वो डाक खेल के लिए निकल गया। वही दुआ इस वक्त उस रूम में बंद थी। उसने उस रूम को खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रही क्योंकि अथर्व उस रूम को बाहर से लॉक करके गया था और उस रूम में कोई खिड़की भी नहीं थी जो दुआ वहां से बाहर जा सकती थी। दुआ उस रूम के कोने में बैठी रोए जा रही थी। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ और अथर्व अंदर आया। दुआ ने अपना सर उठाकर देखा तो अथर्व दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अथर्व को देखकर दुआ के अंदर एक बार फिर से डर की लहर दौड़ गई। वही अथर्व ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो दुआ उसे एक कोने में बैठी मिली। दुआ को उस कोने में देखकर अथर्व ने अपने कदम उसकी तरह बढ़ा दिए और बिल्कुल उसके के करीब जाकर खड़ा हो गया। दुआ डरते हुए अथर्व को देख रही थी। तभी अथर्व ने एक झटके में दुआ का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे खींचते हुए बेड की तरफ ले जाने लगा। अथर्व के ऐसा करने पर दुआ अथर्व से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अथर्व ने दुआ को लाकर सीधा बेड पर पटका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अथर्व को ऐसा करते हुए देखकर दुआ और भी ज़्यादा डर गई और वो एकदम से बेड से खड़ी होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी अथर्व ने दुआ को कमर से पकड़कर बेड पर फेंका और उसके करीब बढ़ते हुए बोला, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। आज तक तुमने कई लड़कों के साथ हुकअप किया है तो आज भी यही समझ लो। अथर्व की बात सुनकर दुआ अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दुआ को रोते हुए देखकर अथर्व बिल्कुल उसके करीब पहुंचा और गुस्से में उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ रहा हूँ। तुम लड़कों को फंसाकर उनके साथ कुछ टाइम तक टाइम पास करती हो, कपल कपल खेलती हो और जब तुम्हारा मन भर जाता है तो ब्रेकअप। उसने झटके से दुआ को छोड़ा और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कपल कपल खेलूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एक कपल के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी रूह तक तड़प उठेगी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज हॉस्पिटल में पहुंचा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। इतना बोलकर अथर्व ने दुआ को अपने करीब खींचा और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और वो दुआ के ऊपर झुकने लगा। अथर्व को अपने ऊपर झुकते हुए देखकर दुआ को डर लग रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अथर्व के होठ दुआ के होठों से जा मिले और अथर्व दुआ के होठों को किस करने लगा। उसको एक किस कहना गलत होगा, वो दुआ के होठों को बस काट रहा था। अथर्व के ऐसा करने पर दुआ को बेइंतहा दर्द हो रहा था और वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। दुआ की आंखों से आंसू बह रहे थे। 5 मिनट बाद अथर्व दुआ से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें ये किस पसंद नहीं आई? तुम्हें तो ये सब पसंद है ना, फिर तुम रो क्यों रही हो? ये सब एंजॉय करो लिटिल गर्ल। लगता है तुम चाहती हो कि मैं और आगे बढ़ूं, तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। इतना बोलकर अथर्व एक बार फिर से दुआ के ऊपर झुका और वो एक बार फिर से दुआ के होठों को बड़ी बेरहमी से काटने लगा। धीरे धीरे अथर्व के हाथ दुआ के सूट को ऊपर की तरफ उठाने लगा। अब अथर्व का हाथ दुआ की कमर पर पहुंच गया था। CH5 पोस्ट मैरिज अथर्व दुआ को किस कर रहा था। उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन रिंग की आवाज़ सुनकर अथर्व दुआ से दूर हुआ और उसने अपना फ़ोन देखा तो उसके असिस्टेंट का कॉल था। एक नज़र दुआ को देखने के बाद अथर्व ने कॉल पर किया और उसे रूम से बाहर निकल गया। अथर्व के वहां से जाने के बाद दुआ अपनी जगह से उठकर बैठ गई और वो रोते हुए बोली, दादी सही कहती है, इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और उनमें से एक ये भी है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे यहाँ से जाना है। वहीं अथर्व इस वक्त अपने स्टडी में था। वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था तो उधर से अथर्व का असिस्टेंट बोला, सर आपने जिन पेपर्स के लिए कहा था वो रेडी हो चुके हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अथर्व ऑन कॉल बोला, तो अभी के अभी उन्हें लेकर डार्क हेल पहुंचो। इतना बोलकर अथर्व ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद अथर्व खुद से बोला, लिटिल गर्ल रेडी हो जाओ ऑफिशियली कपल बनने के लिए। अगर मैं ऐसे तुम्हारे करीब आया तो तुम मेरे ऊपर रेप चार्जेस भी लगा सकती हो, लेकिन अगर हम ऑफिशियली कपल बनने के बाद ये सब करते हैं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी।
मेरे भाई के हर एक जख्म का बदला मैं तुम्हें टॉर्चर करके लूंगा। तुम्हारी बॉडी पर अगर मैंने उससे भी ज़्यादा जख्म न दिए तो मेरा नाम भी अथर्व राजवंश नहीं। तुम्हारे किए की सज़ा तो मैं तुम्हें सूद समेत लौटाऊंगा। लगभग 20 मिनट बाद अथर्व का असिस्टेंट मयंक उसके सामने खड़ा हुआ था और वो अथर्व को पेपर देते हुए बोला, ये लीजिए सर। मयंक के हाथ से पेपर लेकर अथर्व उन पेपर को देखने लगा। उन पेपर को पढ़ने के बाद वो मयंक को देखकर बोला, फिलहाल तुम जा सकते हो। जब जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। अथर्व की बात सुनकर मयंक ने अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। वहीं अथर्व वो पेपर लेकर दुआ के रूम की तरफ बढ़ गया। दुआ बेड पर बैठी अभी भी रोए जा रही थी। एक बार रूम का दरवाजा फिर से खुला तो दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर दुआ हद से ज़्यादा डर चुकी थी। दुआ को इस तरह डरते हुए देखकर अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने कदम दुआ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हें तो मुझसे अभी से डर लगने लगा। चलो अच्छा है कि तुम मुझसे डरती हो और ये डर होना जरूरी है। अथर्व की बात सुनकर दुआ की आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मेरी फैमिली परेशान हो रही होगी। मेरी दादी की तबीयत खराब रहती है, वो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। दुआ की बात सुनकर अथर्व हंसा और बोला, सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो लिटिल गर्ल। अब तो तुम इस कैद से कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी, बल्कि ये कैद तुम्हारी उम्र भर के कैद बनने वाली है। तभी अथर्व बिल्कुल दुआ के पास पहुंच गया और वो दुआ के सामने पेपर रखते हुए बोला, इन पेपर्स पर साइन कर दो लिटिल गर्ल। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने एक नज़र उन पेपर को देखा। फिर वो अथर्व से बोली, ये किस चीज़ के पेपर है? आप मुझसे कौन से पेपर पर साइन करवा रहे हैं? दुआ की बात सुनकर अथर्व उसे देखते हुए बोला, ये हमारी शादी के पेपर है। मैं ऑफिशियल ही कपल खेलना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, इसलिए इन पर साइन करो। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने अथर्व को देखा और वो मना करते हुए बोली, नहीं, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूँगी। मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूँगी। दुआ की बात सुनकर अथर्व के फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो दुआ को देखकर बोला, आई नो लिटिल गर्ल कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, लेकिन इस चीज़ का भी इलाज है मेरे पास। फिर अथर्व ने अपना हाथ अपनी कमर के पीछे रखा और वहां से गन निकालकर दुआ के सामने बैठते हुए बोला, इसे जानती हो, ये क्या है? अथर्व के हाथ में गन देखकर ही दुआ डर से कांपने लगी थी। उसका डर से बुरा हाल हो चुका था और वो अथर्व को देखकर डरते हुए बोली, ये गन है, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आप मुझे गन से डरा नहीं सकते। दुआ की बात सुनकर अथर्व तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुम्हें पता नहीं है लिटिल गर्ल मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और रही बात तुम्हें डराने की, तो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर अथर्व ने गन को दुआ की तरफ पॉइंट कर दिया और अपनी उंगली को ट्रिगर पर रख लिया। अथर्व की बात सुनकर दुआ हद से ज़्यादा डर चुकी थी और डर की वजह से वो कांप रही थी। दुआ को इस तरह डरते हुए देखकर अथर्व एक बार फिर से बोला, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम इतनी जल्दी मरना चाहेगी, इसलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो। अगर तुम्हें साइन नहीं करना है तो तुम्हें मैं मार दूंगा और तुम्हारी लाश भी डाकहेल से बाहर नहीं जाएगी, उसे भी यही दफना दूंगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, गन को हटाइए प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ को रोते हुए देखकर अथर्व अपना सिर टेढ़ा करते हुए बोला, लिटिल गर्ल डर लग रहा है। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अथर्व तिरछा मुस्कराते हुए बोला, डर लग रहा है तो चुपचाप साइन करो, अगर तुम साइन कर दोगी तो मैं गन को हटा लूंगा। अथर्व की बात सुनकर दुआ ने रोते हुए उन पेपर को देखा, फिर अपने कांपते हाथों से पेन उठाकर उन पेपर पर साइन करने लगी। दुआ को साइन करते देख अथर्व के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। जस्ट फर्स्ट नाइट एंड वाइन। दुआ के साइन करने के बाद अथर्व ने दुआ के हाथ से वो पेपर खींचे और दुआ को देखते हुए बोला, ग्रेट लिटिल गर्ल, ओह सॉरी, अब तुम लिटिल गर्ल नहीं, अब तो तुम लिटिल वाइफ बन गई हो। अथर्व की बात सुनकर दुआ रोते हुए अथर्व को देखकर बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगड़ा। दुआ की बात सुनकर अथर्व उसे देखकर बोला, अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए 2 घंटे हुए हैं और तुम इतना रो रही हो। सोचो, तुम्हें जिंदगी भर यहाँ रहना पड़ेगा, तब तुम क्या करोगी? और तुम्हारी जिंदगी यहाँ रहकर इतनी आसान नहीं होने वाली, तुम्हें यहाँ मैं हेल विजिट करवाऊंगा। फिर अथर्व एक नज़र दुआ को देखकर तिरछा मुस्कराते हुए बोला, वैसे आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है तो उसे एंजॉय करना तो बनता है। अथर्व की बात सुनकर दुआ डरते हुए अथर्व को देख रही थी। तभी अथर्व दुआ के गाल को थपथपाते हुए बोला, फिलहाल रिलैक्स करो लिटिल वाइफ, रात में मिलते हैं। इतना बोलकर अथर्व उस रूम से बाहर निकल गया।
अथर्व के जाने के बाद दुआ वहीं बैठकर रोते हुए बोली, ये मैंने क्या कर दिया दादी, पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी, और अगर मैं उन पेपर पर साइन नहीं करती तो वो मॉन्स्टर मुझे मार देता। वहीं अथर्व नीचे आया और सीधा डार्क हेल से बाहर निकल गया। रात को लगभग 8 बजे अथर्व हेल वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। तभी उसने एक मेड को देखा और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। अथर्व के इस तरह बुलाने पर वो मेड डरते हुए जाकर अथर्व के सामने खड़ी हो गई। उसने इस वक्त अपना सर झुकाया हुआ था। तभी अथर्व अपने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग उस मेड की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो और जाओ लिटिल वाइफ को रेडी होने के लिए बोलो। और हाँ, याद रहे उसे यही कपड़े पहनने हैं, अगर उसने ये कपड़े नहीं पहने तो फिर सजा तुम्हें मिलेगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अथर्व की बात सुनकर उस मेड ने डरते हुए अपना सर हिलाया और उसने अथर्व के हाथ से वो बैग लिया और सीधा दुआ के रूम की तरफ बढ़ गई। बेडरूम में आई तो देखा दुआ इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। मेड दुआ के सामने जाकर खड़ी हो गई और वो बैग दुआ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैम सर ने कहा है कि आप रेडी हो जाए और आपको यही कपड़े पहनी हैं। मेड की बात सुनकर दुआ ने मेड के हाथ से वो बैग लिया और उसमें रखे कपड़ों को देखने लगी। वो कपड़े देखकर दुआ की आंखें बाहर आने को हो गई। उसमें एक प्लम कलर की बैक स्ट्रैप क्रॉस ड्रेस लगभग थाई तक होगी। उस ड्रेस को देखकर दुआ मेड से बोली, मैं इस ड्रेस को नहीं पहन सकती, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो प्लीज़ आप इसे ले जाए और मेरे लिए कुछ और लाकर दे दीजिए। दुआ की बात सुनकर वो मेड दुआ को देखकर बोली, सॉरी मैम लेकिन आपको यही ड्रेस पहननी पड़ेगी, बॉस ने इसे ही पहनने के लिए बोला है। अगर आप इस ड्रेस को नहीं पहनेंगी तो पनिशमेंट मुझे मिलेगी। प्लीज़ आप इसे पहन लीजिए वरना बॉस मुझे सजा देंगे। वो मेड लगभग दुआ के सामने रोते हुए ये सब बोल रही थी। उस मेड को देखकर दुआ को भी उसे पर दया आ रही थी, आखिर थी एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की। तभी वो मेड दुआ को देखकर एक बार फिर से बोली, प्लीज़ मैम आप मेरी बात मान लीजिए, ये पहन लीजिए। उस मेड की बात सुनकर दुआ ने उस मेड के हाथ से वो ड्रेस ली और वहां से चुपचाप वॉशरूम में चली गई। दुआ के जाने के बाद मेड भी रूम से बाहर निकल गई। वहीं लगभग 20 मिनट बाद वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और दुआ वॉशरूम से बाहर आई। लेकिन दुआ के कदम वॉशरूम के दरवाजे पर ही रुक गए थे, क्योंकि उसके सामने अथर्व बेड की बगल में रखे किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरा हाथ उसने सोफे के ऊपर रखा हुआ था। उसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसकी मस्कुलर चेस्ट और उसके सिक्स पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं सामने टेबल पर वाइन की बोतल और एक ग्लास रखा हुआ था जो लगभग आधा वाइन से भरा हुआ था। अथर्व को देखकर दुआ अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाए, उसके कदम वहीं दरवाजे पर ही रुक गए। वहीं अथर्व दुआ को देखकर सिगरेट के कश भर रहा था। वहीं दुआ घबराई हुई नज़रों से अथर्व को देख रही थी। उसे अथर्व को देखकर डर लग रहा था। दुआ ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेना शुरू कर दिए थे। तभी अथर्व दुआ को देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, जहां हो वहीं खड़ी रहो लिटिल वाइफ, अगर तुमने एक कदम और पीछे लिया तो तुम्हें सारी रात उसी वॉशरूम में गुजारनी पड़ेगी। अथर्व की बात सुनकर दुआ के कदम अपनी जगह रुक गए। वो चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले पाए। तभी अथर्व ने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट वहीं टेबल पर रखे एस्ट्रे में डाली और वाइन का ग्लास उठाकर दुआ की तरफ बढ़ गया। अथर्व के फेस पर इस वक्त एक अलग ही स्माइल थी। अथर्व की उस स्माइल को देखकर दुआ को डर लग रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो। अथर्व को अपनी तरफ आते हुए देखकर दुआ को डर लग रहा था और वो वॉशरूम के बगल वाली दीवार से बिल्कुल सटकर खड़ी हो गई। तभी अथर्व दुआ के बिल्कुल करीब पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, यू आर सो सेक्सी लिटिल वाइफ। अथर्व की बात सुनकर दुआ को शर्म आ रही थी, लेकिन वो अथर्व की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दुआ की बात सुनकर अथर्व दुआ के करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओह लिटिल वाइफ, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो कि तुम्हें पता ना हो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अथर्व की सुनकर दुआ अथर्व की तरफ देखने लगी। तभी अथर्व ने अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास की वाइन दुआ के कंधे पर डालना शुरू कर दिया। वो ठंडी वाइन जब दुआ को अपने कंधे से होते हुए अपने सीने और पेट पर फील हुई तो वो एकदम से सिहर गई। वहीं अथर्व दुआ के चेहरे को देखे जा रहा था और फिर अथर्व दुआ के कंधे पर झुक गया। 7 दर्द भरी किसेस। अथर्व दुआ के कंधे पर झुका हुआ था और उसने दुआ के कंधे पर अपने होंठ टिकाए हुए थे। अथर्व के ऐसा करने पर दुआ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो अपनी जगह फ्रिज हो चुकी थी। उसकी हार्टबीट भी बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दुआ ने अथर्व को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए थे कि तभी अथर्व ने दुआ के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने दुआ के दोनों हाथों को दुआ के सिर के ऊपर दीवार से लगा दिया। अथर्व ने दुआ की दोनों कलाइयों को पकड़ा हुआ था। अथर्व दुआ के कंधे पर किस कर रहा था। तभी अचानक से उसने दुआ के कंधे पर बाइट किया जिससे दुआ की आह निकल गई और वहीं अथर्व दुआ के बाइट मार्क को सक करने लगा था।
अथर्व दुआ की स्किन को सक करते हुए उस वाइन को भी टेस्ट कर रहा था जिसे उसने दुआ के कंधे पर गिराई थी। करीब 10 मिनट की ऐसी ही टॉर्चर भरी किसेस और बाइटिंग के बाद उसने दुआ के कंधे को छोड़ा और फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर दुआ का चेहरा देखा जो हल्का हल्का लाल हो चुका था। उसकी सांसें हद से ज़्यादा तेज थीं और उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थीं। दुआ को इस तरह देखकर अथर्व को समझ आ गया था कि दुआ भी ना चाहते हुए उसके एहसास में खो रही थी। अथर्व ने अपना एक हाथ दुआ की गर्दन पर रखा और वो दुआ के चेहरे के करीब जाकर बोला, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ। अथर्व की बात सुनते ही दुआ ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें सीधा अथर्व की इंटेंस और लिस्टी नज़रों से जा मिलीं। अथर्व की आंखों में देखते हुए दुआ अभी भी लंबी सांसें ले रही थी। उसके लिए ये एहसास पहली बार थे और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। उसकी बॉडी के रिएक्शन और उसके अंदर के रिएक्शन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं अथर्व की नज़रें दुआ की आंखों से होते हुए सीधे उसके होठों पर गईं। वो उसके होठों की तरफ देखते हुए हस्की वॉइस में बोला, आई थिंक यूल टेस्ट रियली स्वीट लिटिल वाइफ एंड नाउ आई वांट टू टेस्ट यू। इतना बोलकर उसने बिना दुआ को कोई भी मौका दिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को कैप्चर कर लिया। वहीं उसके ऐसा करते ही दुआ की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो शांत थी, हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी, पर वो हैरानी से अथर्व को देख रही थी जिसकी आंखें बंद थीं। अचानक अथर्व ने दुआ के लोअर लिप को बाइट किया जिस वजह से दुआ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दुआ के होठ हल्के से खुल गए तो अथर्व ने अपनी टंग को दुआ के मुंह में एंटर किया और वो उसकी टंग के साथ खेलने लगा। उन दोनों के सलाइवा आपस में मिक्स हो रहे थे और उन दोनों की टंग आपस में उलझी हुई थी। थोड़ी देर की पैशनेट किस के बाद अथर्व ने एक बार दुआ की टंग को सक किया और उसके होठों को छोड़ दिया। दुआ की सांसें उखड़ने लगी थीं क्योंकि ये उसकी दूसरी किस थी। वहीं अथर्व की नज़रें दुआ के होठों पर थीं जिस पर सलाइवा लगा हुआ था और उसके होठ हल्के से लाल थे जिस पर बाइट मार्क भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी नज़रें दुआ के होठों से होती हुई नीचे गई और नीचे देखते ही उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। दुआ की चेस्ट लंबी सांसें लेने की वजह ऊपर नीचे हो रही थी और यह अथर्व को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी क्योंकि उसे दुआ की क्लीवेज साफ नजर आ रही थी और अब तक दुआ की नाइट ड्रेस की स्ट्रैप भी नीचे हो चुकी थी जिस वजह से दुआ की क्लीवेज ऑलमोस्ट विजिबल हो रही थी, इनफैक्ट पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। दुआ ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अथर्व उससे दूर हुआ और अगले ही पल अथर्व ने दुआ को कमर से पकड़कर उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। अथर्व के ऐसा करते ही दुआ की चीख निकल गई और वो अथर्व की पीठ पर मुंह के मारते हुए पैनिक भरी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राजवंश, मुझे नीचे उतारिए, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी अथर्व ने दुआ को सीधा बेड पर फेंका। अथर्व ने दुआ को इतनी जोर से बेड पर फेंका था कि वो हल्का सा बेड पर उछल गई थी और फिर वो बेड पर पीठ के बल गिर गई। अथर्व की नजरें दुआ के चेहरे से होते हुए उसके पैरों तक जा रही थी। ऐसे बेड पर गिरने की वजह से दुआ की नाइटी काफ़ी हद तक ऊपर हो चुकी थी जिस वजह से अथर्व को दुआ की थाई साफ नजर आ रही थी। दुआ बस अथर्व को देख रही थी, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अथर्व क्या करना चाहता है। तभी अथर्व ने अपनी खुली हुई शर्ट को उतारकर वहीं बेड की बगल में फ्लोर पर फेंक दिया और उसने अपना एक घुटना बेड पर रखा और सिर टेढ़ा करके दुआ को देखने लगा। अथर्व को इस तरह अपनी तरफ देखा हुआ पाकर दुआ ने अपनी थूक मिली और वो पीछे खिसकते हुए हेड रेस्ट से टिक गई। अथर्व विल स्माइल करते हुए बोला, नो लिटिल वाइफ दिस इज रॉन्ग, पीछे हटने का क्या फ़ायदा, दिस इज़ आवर फर्स्ट नाइट। तुम खुद को बहुत अच्छा बताती हो ना, बहुत अच्छा समझती हो, तो तुम्हारे जैसी लड़कियां अपने पति की तरफ डिवोटेड तो होती ही हैं, तो अब अपनी पत्नी होने का धर्म पूरा करो लिटिल वाइफ और मेरी ज़रूरतें पूरी करो, यही तो काम है तुम्हारा। बोलते हुए अथर्व ने दुआ का पैर पकड़कर खींचा जिस वजह से दुआ बेड पर लेट गई और इस बार अथर्व उसके ऊपर आ गया। अब दुआ की रोने जैसी हालत हो चुकी थी, उसे अथर्व की बातों से और अथर्व की हरकतों से बहुत डर लग रहा था। वो धीरे से बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, मैं आपकी आंखों के सामने कभी नहीं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी अथर्व ने अचानक उसके गाल पर बाइट कर लिया जिस वजह से दुआ की चीख निकल गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दुआ के आंसुओं को देखते ही अथर्व की स्माइल और गहरी हो गई थी क्योंकि वो यही तो चाहता था, दुआ की तड़प, वो दुआ को तड़पाना चाहता था। अथर्व ने आगे बढ़कर दुआ की आंखों के किनारे पर जहां पर आंसू बह रहे थे वहां पर किस किया और फिर वो झुककर उसके कान में बेहद सर्द आवाज में बोला, आई एम गोना डिस्ट्रॉय यू टुनाइट। CH8 सुबह की दर्द भरी शुरुआत अथर्व दुआ के ऊपर था और उसने दुआ के कान में जो बात बोली थी उसे सुनकर दुआ की बॉडी में गूसबम्स आ चुके थे। वो डर से कांपने लगी थी, उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसकी सहमी हुई नजरें अथर्व पर ही टिकी हुई थीं। दुआ का ऐसा रिएक्शन देखकर अथर्व की स्माइल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसे दुआ के डर से सुकून मिल रहा था, एक ऐसा सुकून जिसे वो बयान नहीं कर सकता था और अब उसे दुआ को और टॉर्चर करना था और परेशान करना था।
अथर्व ने दुआ के कान पर अपने होठ टिकाए और हस्की वॉइस में बोला, यही डर चाहिए मुझे तुम्हारे चेहरे पर लिटिल वाइफ, हमेशा सुबह तुम्हारी आंखें खुले तो ये डर, तुम्हारी आंखें बंद हो तब ये डर, और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अथर्व राजवंश का ही डर रहे। आई जस्ट वॉन्ट दैट, और तुम वही करोगी। तुम अपने हस्बैंड की इतनी सी ख्वाहिश तो पूरी करोगी लिटिल वाइफ, करोगी ना? इतना बोलकर अथर्व ने दुआ के ईयर लॉब्स को हल्का सा बाइट किया और फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर दुआ के चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त तक दुआ ने अपनी आंखें भींच ली थी और वो चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। दुआ को शांत देख और उसे बिल्कुल भी हिलता डुलता ना देख अथर्व कुछ सोचने लगा था। उसे दुआ की रेजिस्टेंस पसंद आ रही थी जब दुआ उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, और अब दुआ का शांत होना और हार मानना अथर्व को पसंद नहीं आ रहा था, उसे इरिटेट कर रहा था। अथर्व ने दुआ के जबड़े को जोर से पकड़ा और धीरे से बोला, ओपन योर आइज लिटिल वाइफ। ये सुनते ही दुआ ने झट से अपनी आंखें खोल दी और उसकी नम आंखें अथर्व की नज़रों से जा मिली। अथर्व दुआ की आंखों में देखते हुए बोला, बस इतने में ही हार मान गई? इतनी ही इज्जत थी तुम्हारी, इतनी ही डिग्निटी थी तुम्हारी कि कोई तुम्हारे ऊपर आए और तुम चुपचाप बेड पर लेटी रहो उसे खुद को सर्व करने के लिए? व्हाट अ सेमलेस गर्ल यू आर। अथर्व की आखिरी लाइन सुनते ही दुआ की आंख से एक कतरा आंसू बह निकला। दुआ धीरे से सुबकते हुए बोली, तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं? आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आप मुझे किडनैप करके लेकर आए, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, अब आप मेरे साथ जबरदस्ती रात बिताना चाहते हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, अब आपको जो करना है करिए, अपनी नींद पूरी की करिए और मुझे छोड़ दीजिए। बोलते हुए वो अथर्व की आंखों में देख रही थी और अब तक उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने शुरू हो चुके थे, जिस वजह से उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था। उसकी नोच बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। अथर्व ने दुआ के सिर के दोनों तरफ अपनी कोहनियां टिकाईं और उसकी नोच से अपनी नोच टच करते हुए बोला, तो इसका मतलब ये है कि मेरी सो कॉल्ड बीवी हार मान गई? सो सैड। क्या सोचा था मैंने कि कितनी हिम्मत होगी तुम में, और तुम हार मान गई लिटिल वाइफ। जब तुम हार मान गई हो तो मेरा इंटरेस्ट तुम में से खत्म हो चुका है, इसीलिए फूके ऑफ। ये सुनते ही दुआ कंफ्यूजन में अथर्व को देखने लगी। वो कुछ रिएक्ट कर पाती या समझ पाती उससे पहले ही अथर्व वापस से बेड पर घुटनों के बल खड़ा हुआ और उसने दुआ का हाथ पकड़कर सीधे दुआ को धक्का दिया, जिस वजह से दुआ फ्लो पर पीठ के बल नीचे गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी स्पाइन में जोर का झटका लगा था जिस वजह से उसे तेज दर्द होने लगा था, पर अथर्व को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वापस अपने बेड पर लेटा और लाइट्स ऑफ करते हुए बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो तुम्हारी जुबान कहीं और होगी, याद रखना माई स्वीट लिटिल वाइफ। ये सुनते ही दुआ ने जल्दी से अपना मुंह कवर कर लिया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया क्योंकि उसके मुंह से धीरे धीरे सिसकियां निकलना शुरू हो चुकी थी। लाइट्स ऑफ होने के बाद कमरे में बिल्कुल शांति छा चुकी थी। अथर्व की धमकी की वजह से दुआ के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली और वहीं अथर्व आराम से सो चुका था। दुआ पूरी रात बेड के पास नीचे फ्लो पर पड़ी रही और उसकी पीठ में दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसने एक भी आवाज़ नहीं निकाली और ऐसे ही ना जाने दर्द में कब दुआ की आंख लग गई। दुआ सो रही थी कि तभी अचानक उसके हाथ पर जोर से कुछ लगा। दुआ ने झट से अपनी आंखें खोली और उसने अपने हाथ को कवर किया। तभी उसके ऊपर लगातार बर्फ गिरने लगी। दुआ ने जल्दी से अपना चेहरा कवर किया और वो धीरे से उठकर बैठी और फिर उसने अथर्व को देखा जो अपने एक हाथ में बाउल लिए खड़ा था और उसमें से आइस क्यूब दुआ के ऊपर गिरा रहा था। वो आइस क्यूब छोटे छोटे थे जिस वजह से दुआ को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे उन आइस क्यूब से चोट लग रही थी। दुआ खुद में ही सिमटे हुए धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बंद करिए इसे। ये सुनते ही अथर्व अचानक से रुक गया और उसने बाउल को एक कोने में फेंका और फिर तेज आवाज में बोला, ऐश करने के लिए नहीं आए हो तुम यहाँ पर, या फिर मैं तुम्हारा खर्चा फ्री में नहीं उठाऊंगा। चुपचाप उठो और अपने काम पर लगो और तुम्हारा काम मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी लिटिल वाइफ। जरूरत है? वहीं अथर्व की बात सुनकर दुआ ने कुछ पल तक उसे देखा और धीरे से बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अथर्व तिरछा मुस्कुराया और फिर झुककर दुआ के बालों को मुट्ठी में भरकर उससे बोला, वेरी गुड, मेरी लिटिल वाइफ के अंदर थोड़ा सा दिमाग तो है, कम है पर काम चल जाएगा। अब चुपचाप उठो और काम पर लगो। बोलकर उसने झटके से दुआ के बालों को छोड़ा और वहां से चला गया। अथर्व के जाने के बाद दुआ रोते हुए खुद से बोली, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है। कम से कम मुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि मेरी क्या गलती है, मुझे बिना गलती की सज़ा भुगतनी पड़ रही है और वहाँ पता नहीं दादी का क्या हाल हो रहा होगा मेरे बिना। फिर थोड़ी देर बाद दुआ ने खुद के आंसू पोंछे और वहाँ से खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। दुआ फ्रेश होकर बाहर आए तो अभी भी उसने कल रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे और वो यहाँ किसी से कपड़े मांग भी नहीं सकती थी। उसे नीचे जाकर काम भी करना था। अथर्व की बातों से उसे ये तो समझ आ गया था कि अथर्व उसे घर का काम करने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो वहाँ से सीधा नीचे चली गई। दुआ नीचे पहुंची और वो ढूंढते हुए किचन में गई। दुआ किचन में पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक मेड ऑलरेडी काम कर रही थी
उस मेड को देखकर दुआ उससे बोली, एक्सक्यूज मी। दुआ के बुलाने पर उस मेड ने पलट कर देखा तो दुआ उसके सामने खड़ी थी। दुआ को देखकर वो मेड अपना सर झुकाते हुए बोली, जी मैं, बोलिए आपको कुछ चाहिए था। उस मेड की बात सुनकर दुआ उसे देखकर बोली, वो मुझे ये पूछना था कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। दुआ की बात सुनकर वो मेड दुआ को देखकर बोली, मैम सर सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं। इतना सुनते ही दुआ कॉफ़ी बनाने चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि अथर्व किस टाइप की कॉफ़ी पीता होगा। दुआ अपने हिसाब से अथर्व के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। उसने नॉर्मल दूध वाली कॉफ़ी बनाई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अथर्व अमेरिकानो एस्प्रेसो पीता है। कॉफ़ी बनाकर दुआ ने एक सर्वेंट से पूछा कि अथर्व कहाँ है, तो उस सर्वेंट ने उसे बताया कि वो स्टडी रूम में है। तो दुआ स्टडी की तरह चली गई। दुआ ने स्टडी रूम के बाहर जाकर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। तो दुआ सीधा अंदर चली गई और उसने अपने हाथ में पड़ी हुई ट्रे जाकर सीधा टेबल पर रख दी। वहीं सामने अथर्व एक चेयर पर बैठा हुआ था और वो इस वक्त किसी फाइल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अपने सामने प्रेजेंस फील करते ही अथर्व ने अपनी नज़रें उठाकर देखा और दुआ को देखकर वो उससे बोला, तो लिटिल वाइफ अपने काम पर लग चुकी है, गुड टू सी दैट। इतना बोलकर अथर्व ने कॉफ़ी मग उठाया और जैसे ही अथर्व ने कॉफ़ी की शक्ल देखी तो उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। लेकिन फिर भी अथर्व ने कॉफ़ी का एक सिप लिया। सिप लेने के बाद अथर्व की स्माइल और भी गहरी हो गई और दुआ जो उसे देख रही थी, अथर्व की स्माइल देखकर उसे डर लगने लगा था, क्योंकि उसे अथर्व की किसी भी तरह की स्माइल से डर लगने लगा था, क्योंकि जब अभी वो मुस्कुराता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता था। तभी अथर्व दुआ को देखते हुए उससे बोला, कम हियर लिटिल वाइफ। ये सुनते ही दुआ ने एक गहरी सांस ली और वो धीमे कदमों से टेबल क्रॉस करते हुए अथर्व के साइड गई। दुआ जैसे ही अथर्व से थोड़ी दूरी पर पहुंची तो अथर्व ने खींचकर उसे अपनी लैप पर बैठा लिया। अथर्व के ऐसा करते ही दुआ हैरानी से उसे देखने लगी और वो हिलने डुलने की कोशिश करने लगी और उसी पल अथर्व ने दुआ की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। तभी दुआ गिड़गिड़ाते हुए अथर्व से बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आपने जो बोला है वो मैं कर रही हूँ ना, अब मैं क्या गलती कर दी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी अथर्व उसके होठों के पास अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफ़ी का मग ले जाते हुए बोला, पहली बार शगुन किया है तुमने लिटिल वाइफ, अपनी ससुराल में कुछ मीठा बनाया है तुमने, मीठे में कॉफ़ी बनाई है तो कॉफ़ी पीना तो बनता है ना। उस कॉफ़ी से अभी भी भाप निकल रही थी क्योंकि वो कॉफ़ी अभी भी गर्म थी। वहीं अथर्व की बात सुन दुआ बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने एक बार कॉफ़ी मग की तरफ देखा और फिर अथर्व के चेहरे की तरफ देखा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व करना क्या चाहता है। अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी, उसकी बातें बड़ी स्वीट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी खतरनाक थी कि दुआ उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती थी। दुआ धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मुझे नहीं पीने कोई कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। ये सुनते ही अथर्व ने दुआ की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे से बोला, कम ऑन लिटिल वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतने प्यार से कुछ पिला रहा है तो तुम पियोगी नहीं? कैसी लड़की हो तुम, ना तुम अपने हस्बैंड की नीड पूरी करती हो ना उसकी बात मानती हो, एटलीस्ट उसके बोलने पर एक कॉफ़ी तो पी सकती हो ना। ये सुनते ही दुआ ने अपनी थूक मिली और गहरी सांस लेकर कॉफ़ी का एक सिप लिया। दुआ के सिप लेते ही अथर्व के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए, उसकी स्माइल एकदम से गायब हो चुकी थी। उसने अपना हाथ दुआ की कमर से ऊपर ले जाते हुए उसकी गर्दन पर रखा और कॉफ़ी मग पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और पूरी की पूरी कॉफ़ी दुआ के मुंह में उड़ेल दी। वहीं कॉफ़ी जो इतनी गर्म थी वो सीधे दुआ के मुंह से होते हुए दुआ के गले के नीचे जा रही थी और कुछ कॉफ़ी उसके मुंह से होते हुए बाहर गिर रही थी। दुआ अथर्व की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी पर वो छूट नहीं पा रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। CH9 दुआ की दबती हुई आवाज़। अथर्व स्टडी रूम में दुआ को जबरदस्ती कॉफ़ी पिला रहा था। कॉफ़ी पीते पीते ही दुआ ने अपना हाथ उठाकर कॉफ़ी का मग झटक दिया, जिससे कॉफ़ी का मग सीधे नीचे गिरकर टूट गया था और कॉफ़ी के कुछ छींटे दुआ के पैरों पर आ गए। वहीं दुआ का पूरा मुंह जलने लगा और दुआ का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो जल्दी से अथर्व के लैब पर से खड़ी हुई और जोर जोर से चीखते हुए अथर्व को देखा, जो बिना किसी रिएक्शन के उसे देख रहा था, मानो इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो या फिर दुआ के वहां होने से उसे फर्क ना पड़ रहा हो, जैसे दुआ की आवाज़ उसके कानों में ना पहुंच रही हो। अथर्व का ऐसा रिएक्शन देख दुआ की आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे थे। उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। इस वक्त उसे इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि उसे पानी की ज़रूरत थी। दुआ सीधा वहां से भागते हुए किचन की तरफ चली गई। किचन में पहुंचकर दुआ ने जग में से पानी गिलास में पानी डाला और पीने लगी। पानी पीने के बाद भी दुआ का मुंह जलना बंद नहीं हो रहा था। दुआ ने दूसरे ग्लास में पानी डाला और वो पानी जैसे ही अपने होठों तक लेकर जाने वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दुआ ने तड़पती हुई नज़रों से अथर्व की तरफ देखा, जो कि उसका हाथ पकड़े उसे देख रहा था। दुआ इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने अथर्व का हाथ झटका और वो पानी पीने लगी। उसने अभी आधा गिलास ही पिया था कि तभी अथर्व ने दुआ के हाथ से ग्लास ले लिया और दुआ से बोला, कम ऑन लिटिल वाइफ, इतनी सी जलन नहीं बर्दाश्त कर पाई? कॉफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं थी, आई मीन नॉर्मल कॉफ़ी थी, राइट?
दुआ कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसका गला बुरी तरीके से अंदर से जल गया था। दुआ की ऐसी हालत देख अथर्व हल्का सा हंसा और फिर उसने दुआ के बालों को मुट्ठी में भरा और उसे फ्रिज के पास ले गया। फ्रिज के पास पहुंचकर अथर्व ने फ्रिज खोला और उसमें से एक आइसक्रीम का बॉक्स निकाला। वो आइसक्रीम का बॉक्स खोलकर उसने एक स्कूप आइसक्रीम भरी दुआ के मुंह में डाल दी और उससे बोला, ये आइसक्रीम खत्म हो जानी चाहिए 5 मिनट के अंदर, और अगर नहीं खत्म हुई तो अभी तक सिर्फ जल ही रही थी, जल्द ही जम भी जाओगी, समझ में आया लिटिल वाइफ। ये सुनते ही दुआ की आंखें हैं एकदम से बड़ी हो चुकी थी। इस वक्त उसे अथर्व की धमकियों से बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से उसने जल्दी से आइसक्रीम टब लिया और फिर वो जल्दी जल्दी आइसक्रीम खत्म करने लगी। अथर्व ने उसे 5 मिनट का टाइम दिया था और 5 मिनट के अंदर ही दुआ ने वो आइसक्रीम खत्म कर ली थी। उसके मुंह की जलन शांत होने लगी थी, लेकिन अब उसे जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो गई। दुआ ने वापस से पानी के ग्लास की तरफ देखा और वो उसकी तरफ बढ़ने वाली ही थी कि तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, आइसक्रीम के बाद पानी नहीं पीते लिटिल वाइफ, ठंड लग जाएगी और तुम्हें कोल्ड होगा तो तुम सबको कोल्ड का वायरस दे दोगी और मुझे बीमारियां नहीं पसंद। ये सुनते ही दुआ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो लाचारी से अथर्व को देखने लगी थी, जैसे मानो वो अथर्व से भीख मांग रही हो। दुआ को इस कदर देख अथर्व ने कुछ पल तक उसके चेहरे को देखा और फिर एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया और फिर उससे दूर होते हुए बोला, अपना हुलिया ठीक करो लिटिल वाइफ, तुम्हारा ये रोना धोना और नाटक देखने का टाइम नहीं है, मेरे पास जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करो। बोलकर वो वहां से चला गया। अथर्व के जाते ही दुआ वहीं घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो रोने लगी। वो रो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ उसके मुंह से निकल नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ रहेजा हाउस में मालती रहेजा हॉल में इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और उनके सामने एक 45 से 48 साल की उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। मालती देवी उस आदमी को देखकर बोली, कुछ भी करो मेरी बच्ची को मेरे पास लेकर आओ। अभी तक तो तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इतना तो अब तुम कर ही सकते हो। मुझे मेरी बच्ची इस घर में चाहिए। हमने उसे आज तक इस घर से बाहर नहीं जाने दिया, अकेला कहीं नहीं जाने दिया, लेकिन आज वो हमारे पास नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी वो। तभी मालती रहेजा के सामने खड़ा हुआ आदमी उनसे बोला, हम ढूंढ रहे हैं माँ, उसे मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे। हमारे आदमी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से मंदिर से वो कहाँ गायब हो गई। तभी मालती रहेजा अपने सामने खड़े आदमी अपने बेटे को देखते हुए बोली, अविनाश मुझे डर है कि कहीं वो उसके पास ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें पता है कि वो उसके साथ क्या करेगा। मालती रहेजा की बात सुनकर अविनाश उन्हें देखकर बोला, नहीं वो उसके पास नहीं होगी माँ, और कोई उस तक पहुंचे उससे पहले ही हम उसे ढूंढ लेंगे। इतना बोलकर अविनाश वहां से बाहर चला गया। अथर्व डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ वेट कर रहा था। तभी वो चिल्ला कर बोला, लिटिल वाइफ, खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, तुम खुद पकाने बैठी हो। उसके इतना कहते ही दुआ जल्दी से ट्रे लेकर बाहर आई और उसे सीधा डाइनिंग टेबल पर रखा और वो अथर्व के लिए खाना सर्व करने लगी। दुआ ने अथर्व के लिए इंडियन खाना ही बनाया था और अथर्व ऐसा था जो इंडियन खाता था, उसे कोई शौक नहीं था ऐसा वैसा खाने का। दुआ सर्व करके सर झुकाकर वहीं खड़ी हो गई। अथर्व बिना दुआ को एक नज़र भी देखे चुपचाप खाना खाने लगा। उसने खाने में कोई कमी नहीं निकाली थी, बस वो अपने फ़ोन में कुछ करते हुए खाना खा रहा था। वही जब तक अथर्व ने खाना फिनिश नहीं किया, दुआ अपना सर झुकाए वहीं पर खड़ी रही, मानो वो उसकी नौकर हो। खाना खत्म करने के बाद अथर्व वहां से खड़ा हुआ, फिर उसकी नज़र दुआ पर गई, जो बिल्कुल चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ी हुई थी। वो दुआ को देखते हुए उससे बोला, आइज अप लिटिल वाइफ। ये सुनते ही दुआ ने अपनी नज़रें उठाकर अथर्व को देखा। इस वक्त दुआ की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा भी लाल था। उसके होठ हल्के सूजे हुए थे, जो कि जलने की वजह से सूज गए थे। अथर्व थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर उसने दुआ के बालों को मुट्ठी में भरा और वो दुआ के चेहरे को देखते हुए धीरे से बोला, परफेक्ट, दिस इज रियली परफेक्ट लिटिल वाइफ, ऐसे ही रहना तुम्हें। अथर्व की बात पर दुआ धीरे से बोली, प्लीज लीव मी। उसका गला जल रहा था, जिस वजह से वो बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी, पर उसकी आवाज अथर्व के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। दुआ की ऐसी आवाज सुनकर अथर्व के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो दुआ के चेहरे के बेहद करीब जाकर उससे बोला, बिल्कुल ऐसे ही रहना है तुम्हें लिटिल वाइफ, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मेरी लिटिल वाइफ को गूंगी रहना पड़ेगा, तुम गूंगी रहोगी जब तक मैं चाहूंगा, उसके बाद तुम चीखोगी हमारे बेड पर, है ना। ये सुनते ही दुआ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अथर्व से दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर अथर्व ने उसके बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिस वजह से दुआ के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसने अपने गले पर हाथ रख लिया, क्योंकि चीखने की वजह से उसका गला जलने लगा था। अथर्व दुआ की आंखों में देखते हुए उससे बोला, अगर अगली बार मुझे रजिस्ट करने की कोशिश की तो इतनी जोर से चीखोगी कि हमेशा के लिए आवाज बंद हो जाएगी। इतना बोलकर उसने दुआ को पुश किया और वहां से चला गया। CH10 अथर्व की पॉसेसिवनेस। रात का वक्त अथर्व घर आया।
घर आकर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही दुआ की कोई झलक दिखाई देती है। तभी एक मेड अथर्व के पास आई और वो डरते हुए बोली, सर, एक चूली। तभी अथर्व उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मेरी लिटिल वाइफ कहाँ है? ये सुनकर उस मेड ने सर झुका लिया और धीरे से बोली, सर, मैम की तबीयत ठीक नहीं है। वो आपके जाने के बाद ही ऊपर बेडरूम में चली गई थी और तब से बाहर नहीं आई है। ये सुनते ही अथर्व ने एक गहरी सांस ली और वो बिना कुछ बोले ऊपर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में पहुंचते ही अथर्व की नज़र सीधे दुआ पर जाती है, जो वहीं सोफे से टिककर नीचे फ्लोर पर लेटी हुई थी। इस वक्त उसकी पीठ अथर्व की तरफ थी। अथर्व धीमे कदमों से दुआ की तरफ बढ़ा और फिर पंजों के बल बैठकर उसने दुआ की आंख पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। अथर्व के ऐसा करते ही दुआ एकदम से अथर्व की तरफ आ गई। इस वक्त दुआ की आंखें बंद थी। अथर्व ने कुछ पल तक दुआ के चेहरे को देखा और फिर धीरे से बोला, कम ऑन लिटिल वाइफ, तुम तो बेहोश हो गई। इतना बोलकर उसने दुआ को अपनी गोद में उठाया और सीधे बेड पर लिटाकर खुद उसे देखने लगा। अथर्व ने अपने असिस्टेंट विक्रम को कॉल किया और फिर बोला, 20 मिनट के अंदर डॉक्टर मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। विक्रम ऑन कॉल बोला, जी बॉस, मैं अभी भेजता हूँ। इतना सुनते ही अथर्व ने कॉल कट कर दिया। अथर्व दुआ की तरफ देख रहा था और उसे अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि इस वक्त दुआ बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसमें जान ही नहीं थी। उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और हल्के हल्के कांप रहे थे, बल्कि वो खुद हल्का हल्का कांप रही थी। अथर्व दुआ चेहरे की तरफ देखते हुए ही बेड पर बैठा और उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। दुआ का हाथ अपने हाथ में लेते ही अथर्व को समझ में आया कि दुआ को इस वक्त फीवर था और उसके टच से समझ आ रहा था कि उसे बहुत हाई फीवर है। अथर्व ने एक बार दुआ के हाथ की तरफ देखा, जो कि उसके हाथ में बेजान से थे, और फिर उसने वापस से दुआ के चेहरे की तरफ देखा और धीरे से बोला, सब कुछ तुम्हारी गलती है। इतनी सारी तकलीफें तुम खुद अपनी लाइफ में लेकर आए हो लिटिल वाइफ। अगर तुम किसी और सिचुएशन में मुझे मिली होती तो तुम आज कुछ और होती, पर जिस सिचुएशन में तुम मुझे मिली हो उसके बाद तुम्हारी औकात इतनी ही है कि तुम इसी दर्द में तड़पती रहो, पर तुम्हें जान से नहीं मरने दूंगा, इसलिए तुम्हें बचाना जरूरी है। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा, और तुम्हें तब तक जिंदा रखना है जब तक अयान तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा नहीं दे देता। अपने भाई से बहुत प्यार है मुझे और तुमने उसकी जिंदगी पर खतरा बनने की कोशिश की और तुम्हारी जिंदगी पर खतरा बनकर मैं खुद रहूंगा। इतना बोलकर उसने दुआ का हाथ छोड़ दिया और डॉक्टर के आने का वेट करने लगा। जैसे कि अथर्व के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 20 मिनट के अंदर डॉक्टर वहां पर आ चुके थे और अब वो दुआ का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर दुआ के पास खड़े थे और वो दुआ को चेक कर रहे थे, और वहीं अथर्व बेड के सामने अपने हाथ बांधे खड़ा था और डॉक्टर की सारे एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक डॉक्टर दुआ के पास बेड पर बैठे ये देखते ही अथर्व के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप लगाया और वो स्टेथोस्कोप दुआ के सीने पर रखा और वो हल्का सा दुआ के ऊपर झुका हुआ था, क्योंकि दुआ बेड के सेंटर में थी। ये देखकर अथर्व की स्माइल और बड़ी हो गई। वहीं डॉक्टर का इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, पर अथर्व का ध्यान तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर था, उसकी स्माइल जा नहीं रही थी। वो गौर से डॉक्टर के एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को हटाया और अच्छे से दुआ को चेक करने के बाद वो अथर्व की तरफ मुड़कर उससे बोला, स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हुई है और फीवर भी इसीलिए आया है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। शायद इन्होंने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए ये हुआ है, और अब हमें एक ड्रिप लगानी पड़ेगी। बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना इनका बुखार नहीं उतरेगा, और ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गर्म खा लिया था। बोलते हुए डॉक्टर ने दुआ के मुंह को अपने हाथों से खोला और वो उसके मुंह को चेक करने लगा। ये देखते ही अथर्व ने अपने सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, कमाल है, बीवी मेरी है पर चेकअप इन्हें ऐसे करना है जैसे इनके खानदान में पैदा हुई है। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वो सीधे डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर का कॉलर पढ़कर खड़ा किया। वहीं डॉक्टर अथर्व की इस हरकत से एकदम हैरान हो चुका था और हैरानी से अथर्व को देखने लगा, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अथर्व ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। अथर्व डॉक्टर का कॉलर सही करते हुए उससे बोला, आपको पता है इंडिया में आधे से ज़्यादा मर्द अपनी बीवी के लिए बहुत पजेसिव होते हैं, फिर चाहे वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी करें। ये सुनते ही डॉक्टर झट से बोला, मिस्टर राजवंश आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एज अ डॉक्टर। तभी अथर्व बीच में बोला, कम ऑन डॉक्टर, मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगना है भी नहीं मुझे। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा देर यहाँ पर रहेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो मेरा गुस्सा बढ़ेगा, और अगर मेरा गुस्सा बढ़ेगा तो सॉरी टू से तो हॉस्पिटल बेड पर पहुँचने में आपको वक्त नहीं लगेगा, और खुद मैं आपको हॉस्पिटल बेड पर खुद छोड़ कर आऊँगा, या फिर शायद डेथ बेड पर। ये सुनते ही डॉक्टर एकदम से सहमी नज़रों से अथर्व को देखने लगे। उन्हें भी अथर्व राजवंश के बारे में अच्छे से पता था और सब जानते थे कि अथर्व राजवंश खोखली धमकियों नहीं देता। डॉक्टर ने अपनी थूक मिली और धीरे से बोले, मैं चलता हूँ मिस्टर राजवंश, और आपकी वाइफ को अगले 24 घंटे के अंदर होश आ जाएगा।
अब तक डॉक्टर ने ग्लूकोज की ड्रिप दुआ को लगा दी थी। वहीं वो स्टैंड भी पास में ही लगा हुआ था जिसमें ग्लूकोज का पैकेट टंगा हुआ था। डॉक्टर की बात सुन अथर्व ने डॉक्टर की कॉलर को छोड़ा और उसके कंधे को हल्का सा थपथपाकर बोला, गुड डिसीजन डॉक्टर, नाउ फूके ऑफ। ये सुनते ही डॉक्टर अपना बैग उठाकर जल्दी से वहां से निकल गए। डॉक्टर के जाते ही अथर्व ने दुआ को देखा और धीरे से बोला, क्या क्या करवाती हो तुम लिटिल वाइफ। तुम्हारे चक्कर में मुझे फालतू में किसी को धमकी देनी पड़ी, और नहीं मानता तो मारना भी पड़ जाता, और इसका ब्लेम ना मैं सिर्फ तुम्हें देने वाले था और अभी भी दूंगा। तुम्हारी वजह से ही मुझे धमकी देनी पड़ी। अब जाग जाओ। होश में आने के बाद तुम्हारा अच्छे से एक अलग ट्रीटमेंट करना है मुझे। बोलते हुए उसकी नज़रें एक बार ग्लूकोज के पैकेट की तरफ चली गई, फिर उसने वापस दुआ के चेहरे की